और नमन करता हूँ उनके विचारों को। साथियों, मेरे शरीर में सिर्फ मेरे माता पिता का रक्त नहीं बह रहा है, इस रक्त के साथ साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार बह रहे हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो विचार कहा, जिस विचार से मानवता का संदेश देते हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध उन्होंने अपने जन्म से इस धरातल को धन्य कर दिया। ऐसे कृतज्ञता अद्भुत के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात बहरों को कान, गूंगों को जुबान, गाधी को जीवन दान, नारी को सम्मान और भारत को पवित्र संविधान देने वाले महान गणितज्ञ, घटनातज्ञ, शास्त्रज्ञ, मानव वंश शास्त्रज्ञ, शिक्षितज्ञ, तत्वज्ञ, कायदे पंडित, वकील, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, लेखक, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, दृष्टावंत, महान वक्ता, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में मैंने ये सब जो बातें बताई, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इतने रूप हैं कि मैं बताते बताते नर्वस हो जा रहा हूँ और मैं गिना नहीं पा रहा हूँ, और वास्तविकता में समय कम हो जाएगा यदि मैं संपूर्ण समुद्र को स्याही बनाकर मुझे बार बार भगवान आ जा रहा है। और वास्तविकता में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भगवान थे ही। मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताते वक्त मेरे मुंह से लगातार भगवान निकल जा रहा है, जबकि मैं बाबा साहब के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार निकल आ रहे हैं। वास्तविकता में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने गुरु मानते थे, वे तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे, कबीरदास थे और फूले थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, अभिनेता नहीं हूँ, नायक नहीं हूँ, अधिनायक नहीं हूँ, वक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक शिष्य हूँ और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का शिष्य हूँ। मैं अम्बेडकर का शिष्य इसलिए हूँ क्योंकि अम्बेडकर के गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध हैं, कबीर हैं, फूले हैं। और जब मैं अम्बेडकर से कुछ सीखता हूँ तो वास्तविकता में मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, फूले और कबीर से सीखता हूँ। इसलिए मेरे मुंह से लगातार बार बार भगवान का शब्द निकल आ रहा है। और वास्तविकता में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भगवान हमारे थे, जिन्होंने हमें समता का अधिकार दिलाया। मैं अपने मामा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे और समय दिया। भाइयों और बहनों, मैं काफ़ी दिनों के बाद मंच पर आया हुआ हूँ और पहली बार मैं किसी पब्लिक प्लेस पर बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे जुबान में कुछ लड़खड़ाहट नज़र आ रही हो। मुझे इस लड़खड़ाहट तो अगर आ रही हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। बेसिकली मैं ये स्पीच जो बोल रहा हूँ किसी गूगल पे नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ और जो लोग दिल से बोलते हैं वो दूसरे के दिल को छू लेते हैं। साथियों, आज 14 अप्रैल है, एक ऐसी तारीख जिस दिन हम देखें, अपने दिशा व दशा का आकलन करें कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में यदि हमारे बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ होता तो हमारी और आपकी स्थिति क्या होती। बेसिकली 14 अप्रैल सिर्फ उनकी जयंती मनाने का दिन नहीं है, एक सौगंध लेने का दिन है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, जिस आजाद भारत में दलितों के उत्थान की बात कही थी, जिस आजाद भारत में महिला के सशक्तिकरण की बात कही थी, जिस आजाद भारत में युवाओं की सोच की बात कही थी, वो वास्तविकता में कहाँ सिद्ध हो पाया है। इस तमाम प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए यदि हम सरजमी पर उतरते हैं तो हम पाते हैं शायद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सपना अभी अधूरा है। तभी तो अम्बेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। तो साथियों, अम्बेडकर की जयंती पर सिर्फ नाच गाना नहीं करना है, हमें अम्बेडकर को जानना है। अम्बेडकर को मानने के साथ हमें जानना है कि अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, अम्बेडकर का संघर्ष कितना कठिन था। अम्बेडकर ने अपने शुरुआती जीवन में जो संघर्ष किया उसको मैं यहाँ से बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों के माध्यम से। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जब अम्बेडकर मात्र 6 वर्ष के थे तो इनका एडमिशन सतारा के एक प्राइमरी स्कूल में इनके पिताजी रामजी सकपाल जी इनका एडमिशन कराने के लिए गए। जानते हैं उस वक्त एडमिशन किसी महार जाति के बच्चे का किसी भी विद्यालय में नहीं होता है। चूंकि इनके पिताजी एक सूबेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसलिए इनका एडमिशन हुआ। लेकिन जब इनका एडमिशन हुआ तो भाई साहब जब ये विद्यालय गए तो इनको बैठने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी। ये दरी लेकर जाते थे, बोरी लेकर के जाते थे घर से ही, और जहां दूसरे बच्चे बैठते थे उन बच्चों के साथ बैठने का इनका अधिकार नहीं था। और कारण
सिर्फ एक ही था कि ये महार जाति से आते हैं, नीची जाति से आते हैं, जहाँ दूसरे बच्चों के जूते और चप्पल रखे रहते हैं वहाँ इनको दरी बैठा कर पढ़ाया गया, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इनको शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया। और जानते हैं वेटिंग फॉर ए वीजा नामक डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कविता में लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा कि जिस दिन चपरासी आएगा उसी दिन उनको पानी पीने का अधिकार है। जरा महसूस करिए 18 साल के बच्चे की कल्पना करिए, आज हमारे और आपके बच्चे बिस्कुट और कुरकुरे खाने के लिए रोते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भूख थी और भूख थी शिक्षा की। अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अम्बेडकर ने कहा कि आपके पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो विचार, सॉरी मैं नर्वस हो जा रहा हूँ। एक्चुअली काफी दिनों के बाद मैं मंच पर आया हुआ हूँ, मैं अपने अंदर के विचारों को बोलते हुए काफी प्रभावित हो जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जब वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं कि नो प्यून नो वाटर, यानी जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलेगा। जैसे तैसे करके अम्बेडकर ने 4वीं कक्षा पास करी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4वीं कक्षा पास करी तो पहले व्यक्ति ऐसे थे जो दलित समुदाय की 4वीं कक्षा पास करने वाले व्यक्ति बने। अम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा एलिफेंटन कॉलेज से किया और वहीं से इन्होंने इंटर किया। पश्चात बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA की डिग्री हासिल की। उसके बाद बड़ौदा के राजा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और PhD किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पहले भारतीय बने जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में PhD किया और साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की थीसिस लिखी। लेकिन दुर्भाग्य कि महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्रदान की जाने वाली जो स्कॉलरशिप थी वो सिर्फ 3 वर्षों के लिए थी और उसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा और जब अम्बेडकर भारत वापस लौटते हैं तो उनके साथ फिर से वही दुर्व्यवहार होता है, वही दुर्व्यवहार, वही जातिगत टिप्पणियां, वही अछूतपन का व्यवहार उनके साथ अपनाया गया। अम्बेडकर ने बड़ौदा के सैन्य सचिव के पद पर कार्य किया। सैन्य सचिव के पद पर कार्य करते हुए वहां के चपरासी ने उन्हें फाइलें फेंक कर दी। मुंबई के सिंडेनहम कॉलेज में उन्होंने प्रोफेसर का कार्य किया। राजनीतिक विषय में उन्होंने PhD किया, अर्थशास्त्र विषय में PhD किया और मुंबई के सिंडेनहम कॉलेज में जब वे पढ़ा रहे थे तो वहां के बच्चों से तो उनका लगाव हो गया, लेकिन वहां के जो स्टाफ थे उनके साथ लंच करने में असहमत, उनको अछूत मानते थे, इसलिए उनके साथ लंच नहीं करते थे। साथियों, अम्बेडकर एक बार फिर इंग्लैंड गए और अब की बार उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने DSc किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि DSc करने वाले ये भारत के नहीं अभी तो पूरे विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 वर्षों में, मात्र 2 वर्ष 3 महीने में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई पूरी की। कितने साल की? 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2 वर्ष 3 महीने में किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डबल MA, डबल PhD, MSc, PhD, DLED कोलंबिया विश्वविद्यालय से जब उन्होंने पढ़कर निकले तो उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर में एडमिशन लिया। भाई साहब, उनकी डिग्रियां गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा और समय बहुत कम है, इसलिए मैं आगे अपनी बात बढ़ाता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। उनके द्वारा दिखाए गए जो सपने थे वो कहाँ तक साकार हो पाए हैं। आप अपने हिस्से का काम करिए, हम अपने हिस्से का काम करिए। अम्बेडकर आज भी जीवित हैं, अम्बेडकर कल भी जीवित रहेंगे अगर हम और आप अपने हिस्से का काम करेंगे। हमें और किसी और को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को सुधारने की जरूरत है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संगठन की बात यदि हम करें तो किसी भी परिवार में संगठन नहीं है। आप समाज के संगठन की बात करते हैं, पहले अपने परिवार में संगठन लाइए। आज एक परिवार में आपस में माता पिता का बात मानने वाला पुत्र नहीं है। एक पुत्र जब माता पिता की बात मानता है तो उनके भाइयों और बहनों में मतभेद है। भाई साहब, अपने अंदर के कमियों को दूर करिए, तभी हम और आप अम्बेडकर के सपने को पूरे करेंगे। और अम्बेडकर कहीं गए नहीं है, अम्बेडकर आज भी यही है। मैं हूँ अम्बेडकर, अम्बेडकर यहाँ है। अम्बेडकर हर उस दलित के दिल में है जिसके अंदर भड़कती हुई चिंगारी है और उस चिंगारी को आग में बदलने की जरूरत है।
मैं अपने मामा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बीच बीच में मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर हैं और अंबेडकर हालात के आगे नहीं झुकते। तारा आसमान में टूटता है लेकिन जमीन पे आकर नहीं गिरते। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में जाकर नहीं गिरते, कोई किसी दरिया में जाकर नहीं गिरते। भाई साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों को साकार करना होगा। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर जितने भी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाइए। उन्हें घर का काम में व्यस्त मत रखने दीजिए। उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे तभी अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए सपने साकार होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में आज प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाइए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर उसे मतभेद किया। उन्होंने विरोध में आकर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको जानकर इस बात के बारे में कोई असर नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित महिलाएं, बच्चे और बच्चों की आंखों में पल रहे अनुशासित प्यास को नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ जगत भगवान गौतम बुद्ध के उन विचारों को जो मुझ में वक्ता बनकर के बोल रहे हैं, आप में श्रोता बनकर के सुन रहे हैं और इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। क्योंकि समय बहुत कम है, पश्चात मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो मिशन है उस मिशन को आगे ले जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप मेरे द्वारा चलाए गए मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे पीछे भी मत ढकेलिएगा, ये जहाँ है वहीं पर सीमित रखिएगा। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है। हम और आप तभी बदलेंगे जो हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जो हम विद्यालय जाएंगे। और विद्यालय में जा करके जो वास्तविक शिक्षा है उस शिक्षा को ग्रहण करिए। और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इन सबको पढ़ने के साथ साथ अम्बेडकर को पढ़िए, फूले को पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो सपना देखा था उसको पढ़िए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, विवेकानंद जी को पढ़िए, जितने भी महापुरुष हैं उनको पढ़िए, गांधी को भी पढ़िए। क्योंकि आप सभी को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि वास्तविकता में क्या है। आप रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, भारत का संविधान पढ़िए। क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि किसमें क्या लिखा है। जब तक दूसरे कोई आपको बताते रहेंगे उससे अच्छा है कि आप उसे पढ़िए। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1927 में मनुस्मृति का जब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद धन्यवाद जोरदार ताली भाई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 50 रुपए का बाबा साहब की ये 50 रुपए का पुरस्कार इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं